नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा राम। आज हम हिंदी विषय में कक्षा पाठ नंबर 15 जिसका टाइटल है दाजियों और लेखक का नाम है शेखर जोशी। तो एक जबरदस्त पाठ है और उस पाठ को आज हम चर्चा करने वाले हैं। दाजियों एक पहाड़ी जो बालक होता है, जो मदन नाम का बालक होता है, वो होटल में काम करता है और होटल में काम करते वक्त एक व्यक्ति के साथ उसकी एक छोटी सी मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के साथ साथ वो उसको नाम ही उसका दाजियों वो लगा देता है। दाजियों यार अर्थात बड़ा भाई। उसके अर्थ में जो बात करें तो वो मदन, वो पहाड़ी जो व्यक्ति था, उनको बड़ा भाई जैसा मानता था और इसीलिए उनको दाजियों नाम से पुकारने लगा था। तो दाजियों कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। जो पहाड़ी बालक है मदन, और वो अपने होटल में एक व्यक्ति हर रोज उनके साथ आता है और उनसे बात करता है और उनको भाई समझने लगता है और उनको दाजियों नाम से पुकारता है। और उसी कहानी का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मार्मिक चित्रण किया गया है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ दाजियों। आप सबको ये वीडियो ध्यान रखना है। फिर उसमें आता व्याकरण, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, सब ध्यान रखना है। चौक से निकल कर बाई और जो बड़े साइन वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शक्खा शाखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सिकुड़ती आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष की लगाया जा सकता था। शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो लेखक कहते हैं कि एक होटल में एक कैफे था और उस कैफे में एक बच्चा था जो 9-10 साल का था। गोरा चट्टा रंग था, उसकी चाल बहुत अच्छी थी, शिथिलता था, कमल जैसी, पानी जैसी उसकी स्फूर्ति थी। वो बच्चे की उम्र देखकर लगता था कि उसकी उम्र शायद 9-10 की होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया। जगदीश बाबू नाम के जो व्यक्ति थे वो उस कैफे में गए, यानी कि होटल में गए, और होटल में जाते एक सिगरेट का कश खींचते हुए वह होटल में प्रवेश किया। तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। जो बच्चा था, जो लड़का था, एक टेबल पर से प्लेट ले रहा था और जब वे पासी कोने में टेबल पर बैठे तो वह सामने आया, मानो घंटे से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की वो प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा शब्द समानार्थी शब्द है, उसके नीचे अंडरलाइन करना। प्रतीक्षा यानी राह देखना। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता से प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका, मुस्कुराया भर था, पर उसके मौन ने मेरा सारा मेनू सहमित था। सिंगल चाय का ऑर्डर मैंने पाने पर वह एक बार मुस्कुरा कर चल दिया और पल झलकते ही चाय हाजिर थी। जगदीश बाबू बोलते हैं कि वो लड़के के सामने बैठ गए एक टेबल पर। लड़का अपना काम कर रहा था, टेबल से एक प्लेट वो लेकर जा रहा था और उसने उस व्यक्ति को देखा, जगदीश बाबू को देखा और उसको सामने से सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा कि सिंगल चाय। तो ऑर्डर पाने के लिए वो बच्चा तैयारी था, वहाँ जाकर उसने तुरंत ही चाय हाजिर कर दी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जित एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इसी एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनवर्णीय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है, विछोह या विरक्ति की किसी कथा में मूल में होती। जगदीश बाबू विचार कर रहे थे कि ये बालक कौन है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना
वो विनम्र है। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले हैं। चौके की चहल पहल, कैफे से शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्व ही है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। वो होटल में, कैफे में बहुत दिनों से आते नहीं थे, लेकिन जब से आते थे तो उन अपनापन की भावना उनको लग रही थी। शायद कुछ दिनों रहकर वो उनको एक वातावरण जैसा लग गया, पर आज तो लगता है अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, साहब चाय। इतना वो याद कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ और कहाँ रहा 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 हूँ। फिर वो लड़का आ गया और उसने बोला साहब चाय। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ दी। जो राखदानी होती है सिगरेट डालने की जगह, वहाँ पर सिगरेट डाल दी। उन्हें कहा, इन शब्दों की ध्वनि, ध्वनि की आवाज़, ध्वनि का समानार्थी शब्द है आवाज़, ध्वनि यानी आवाज़। उनको उस लड़के ने बोला कि साहब चाय। तो उस ध्वनि में जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रहा था, उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। उन्होंने उस बालक को, उस लड़के को पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो मदन बोला बाबूजी पहाड़ का हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जान की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। तो जगदीश बाबू ने जो लड़के को अपने पास आते देखा, लड़का बोला कि साहब चाय। तो उन्होंने लड़के को बोला कहाँ से रहने वाले हो? तो उसने बोला मैं पहाड़ से रहने वाला हूँ, पहाड़ी हूँ। तो जगदीश बाबू ने बोला कौन सा पहाड़? पहाड़ तो बहुत सारे हैं। तो उसने बोला कि अल्मोड़ा से हूँ। तो कौन सा गांव? इस प्रश्न ने उस संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। उसने बोला कि साहब अल्मोड़ा की पहाड़ में से मैं हूँ, लेकिन मेरा गांव अल्मोड़ा से भी 15-20 मील दूर होगा, यानी लगभग 30 किलोमीटर जितना दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ना? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट्याल गो। लड़के ने बोला मेरा गांव का नाम है डोट्याल गो। प्रश्न आए कि उस पहाड़ी बालक का गांव कौन सा था, तो अंडरलाइन करना डोट्याल गो। वह सकुलचा हुआ बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी निकल न सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने लगा, प्रयत्न करने हो रहा। जब मदन ने कहा कि मैं अल्मोड़ा से हूँ और मेरा गांव का नाम है डोट्याल गो, तो जगदीश बाबू ने उसको कहा कि बेटा तू मेरे नजीक के गांव का है। और ऐसा कहा तो उसको प्रसन्नता हो गई। फिर अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो मदन के घर में उसके दादा थे, दादी थे, बहन थे, उसके पापा थे, उसका बड़ा भाई थे। तो उनको लगा कि ये मेरे नजीक का है, जो नजीक के व्यक्ति हैं, तो मुझे उनके अंदर कौन दिखाई देता है? दीदी नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, भाई तो क्या, हाँ दाजू। दाजू जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, यानी जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। फिर मदन की बात करें तो मदन जगदीश बाबू को उनको बोलने लगा कि मैं आपको दाजू नाम से पुकारूंगा, क्योंकि मेरा भाई का नाम दाजू है और आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैं आपको दाजू नाम से बुलाऊंगा।
और उसका टाइटल इसीलिए दाजू दिया गया है। दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती है और उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से ही वही पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? फिर तो एक दोनों के बीच में एक मित्रता हो गई। मदन और दाजू यानी कि जो जगदीश बाबू थे दोनों मित्र हो गए। फिर तो दोनों ये जगदीश बाबू को जो मदन था वो दाजू नाम से बुलाने लगा। दाजू क्या लाऊं? दाजू अब तो ठीक ठंड पड़ी है। सब बातें वो दाजू के नाम से करता है। पानी लाऊं? लाया। दाजू बोलता है कि मदन बोलता है कि दाजू मैं पानी लाऊं? तो उन्होंने बोला लाओ। तो फिर लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। उसको मदन को जगदीश बाबू के अंदर अपने भाई दिखाई देते हैं। फिर एक दूसरे के बीच में एकदम निकटता हो जाती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें भी अब लगने लगा कि शहर अपने अब के रंग में रंगा हुआ लगने लगा, परंतु यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। जो जगदीश बाबू थे उनको ऐसा लगता था कि मेरा जो जगह है जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से मेरा विस्तार है, मेरा गांव है, वहाँ से कोई है और उनको अपने अंदर और मदन के अंदर एक मित्रता हो जाती है। लेकिन कई बार ये दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। फिर मदन बोला दाजू आ रहा हूँ। मदन उनको फिर जगदीश बाबू नहीं बोलता था, दाजू बोलता था। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाट उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार में आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रशिष्ट की तो ख्याल रखो। तुम्हें किसी की प्रशिष्ट का ख्याल नहीं है। फिर जगदीश बाबू ने जब वो मदन दाजू 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 पुकारता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने अपना जो प्रशिष्ट था वो बताने के लिए उसको बोला, ये दाजू दाजू क्या लगा रखा है? कई बार से दाजू दाजू ये क्या है सब कुछ? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रशिष्ट का शब्द अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उसे ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ये सब कुछ समझ गया कि आज मेरे पर जगदीश बाबू बहुत ही कठोर हो गए हैं। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। जगदीश बाबू ने बोला कि ये दाजू दाजू क्या रंगा है? तो मदन को बहुत चोट लगी कि मैं मेरा भाई समझता था, वो क्यों ऐसा बोलने लगे। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों के सर से कोठरी से सिसकियां बरतकर रोता रहा। जब जगदीश बाबू ने मदन को ऐसे डांट दिया कि ये दाजू दाजू क्या रखा है, तो फिर मैनेजर से पास गया और बोलने लगा, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे रजा मिलेगी? वैसे रजा लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी जो कोठरी होती है वहाँ जाकर सिसकिया से रोता है। गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रेम स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे इजा दी गोदी से। बाबा की बाहें और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता शाही नहीं हो रहा। रोने पर अंतर ही घुमड़ती वेदना की आंखों ही राह बार बार निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। फिर उनको बहुत दुख हुआ मदन को कि मैं अपना भाई समझता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे डांट लिया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन की बात आई कि मदन वो रात तो बहुत ही हैरान होकर उसने रात काट ली। मैनेजर से उसने रजा ले ली और फिर रात काट ली। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कैफे पर जाते हुए अचानक जगदीश बाबू की भेंट बचपन से सहपाठी जो हेमंत था
उससे हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा कि उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। हर रोज तो ऐसा होता था कि जो जगदीश बाबू होटल में एंट्री करते थे तो तुरंत ही मदन आ जाता था और दाजू दाजू पुकारता था, लेकिन आज उसको बहुत दुख लगा था। उसने कुछ भी हरकत किए बिना दूसरे दिन अचानक ही वो जगदीश बाबू के बोलने पर वो उसके पास आया। आज उसके मुंह पर मुस्कान न थी और न ही कोई दाजू दाजू क्या लाऊं उसकी कोई बात थी। स्वयं जगदीश बाबू को कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित थे। देखो एक ही दिन में कितना बदलाव हो गया। दाजू था जो जगदीश बाबू थे, उनका नाम दाजू मदन ने पाट दिया था और हर रोज दाजू दाजू बोला क्या लाऊं दाजू। लेकिन आज जगदीश बाबू और उनके मित्र हेमंत दोनों होटल में आए और होटल में आने के बाद उन्होंने इशारा किया तो जो मदन था आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। आज तो ऑर्डर भी मदन को जगदीश बाबू को देना पड़ा। जगदीश बाबू बोले कि क्या लाऊं, सॉरी जगदीश बाबू ने बोला कि 2 चाय और 2 आमलेट, तो उसने जवाब में लाया दाजू भी नहीं बोला, उसने बोला लाया साहब, ऐसा कहा। तो जगदीश बाबू को लगा कि कोई अपनत्व दिखाई दे नहीं रहा। लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित है। अपरिचित, परिचित का विलोम शब्द है अपरिचित। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत ने अनुमान लगाया कि पहाड़ी है, बालक है, इसीलिए उसको खबर नहीं पड़ेगी कि शायद लाऊ के नहीं। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत ने फिर वो मदन था, उसने तुरंत ही चाय ला दी। तो हेमंत ने उसको पूछा जो जगदीश बाबू के साथ आया था, उसने बोला लड़के तुम्हारा नाम क्या है? कुछ क्षणों के लिए टेबुल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने स्मृतियां घूमने लगी, विगत विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसा ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी प्रेसिस का ख्याल नहीं रखता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब भी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में उदाहरण दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्तता उधार देकर मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर अधिक सुंदर हो गया था। तो इस एक एंड होता है कि हेमंत ने उसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो लड़के ने बोला मुझे सब बॉय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हेमंत को वो अपना परिचय देने वाला था, लेकिन उसको लगा कि मैं परिचय लगाऊंगा कि मेरे दोनों के बीच में कुछ संबंध हो जाएगा और फिर मुझे फिर से डांट सहन करनी पड़ेगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जगदीश बाबू को लगता था कि ये कुछ बोल पड़ेगा, ये चेहरा लाल हुआ है, ये ज्वालामुखी टूट पड़ेगा, फूट पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में मदन जो एक पहाड़ी लड़का है, फिर जगदीश बाबू जिसको मदन दाजू बुला रहा था, एक भाई जैसा बुला रहा था, दोनों के बीच में शॉर्ट टाइम में एकदम भाईबंदी हुई, प्रेम हुआ और शॉर्ट टाइम में ये भाईबंदी खत्म हो गई। इस घटना को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ बताया गया है। तो आपको स्वाध्याय के प्रश्न भी ऐसे ही, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र से था? तो विकल्प में आएगा अल्मोड़ा। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बॉय बोलता था। बराबर। एक वाक्य में जवाब भी आपको लिखने हैं, सविस्तर जवाब भी लिखने हैं। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र था? अल्मोड़ा। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? उसको दुख लगा कि मैं जिसको भाई मानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा वर्तन क्यों, प्रशिष्ट की बात क्यों थी? तो विद्यार्थी मित्रों, इस दाजू पाठ से हमें एक नजीक प्रेम की बात हमें याद आती है। तो शेखर जोशी ने
दाजू पाठ के माध्यम से मदन फिर जगदीश बाबू इस दोनों के बीच के जो व्यवहार को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और इस दाजू पाठ को आप अच्छी तरह से वीडियो को भी देखेंगे, उस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे, उस भाव है वो समझेंगे, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखेंगे, व्याकरण भी जो आएगा वो टिक करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में सही अक्षरों से लिखना है, स्वच्छ अक्षरों से लिखना है और इस पाठ को समझना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा।